नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी ए 2016 का जो पेपर हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मेनली जो जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, फ्लूइड, आईसी, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्म था वो 2013 में भराया गया था और दिसंबर 2013 में एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, तो इस वजह से यहाँ दो डेट लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटर एट 42 डिग्री सेल्सियस इज स्प्रेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री दिया हुआ है, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एयर लिविंग द स्प्रे ह्यूमिडिफायर इज नॉट सेचुरेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर जिस पे इस वक्त वो है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस का, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा टेम्परेचर हम ऐड करेंगे तो हीटिंग होगा। और हीटिंग, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वाटर का स्प्रे कर रहे हैं मतलब उसमें ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यह है कि मॉइस्चर कंटेंट वो एयर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हीटिंग होगा और ह्यूमिडिफिकेशन, तो एयर गेट्स हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। अगर अभी अगर वाटर एयर है अपना, वो अगर कंडेंस्ड होता तो उससे जो मॉइस्चर कंटेंट होता वो कंडेंस हो जाता कहीं पर, तो फिर वो प्रोसेस होती डीह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं तो मॉइस्चर कंटेंट वो एयर ले लेगी, और क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जितना वाटर वेपर ले सकती थी एयर उतना कंप्लीट है, तो फुली सेचुरेटेड नहीं है, तो इस वजह से उसमें मॉइस्चर लेने की कैपेसिटी है उसमें, तो इस वजह से ह्यूमिडिफाई हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीटिंग होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन, तो वीसीआरएस यहाँ पर साइकिल की बात कर रहा है। स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द फॉलोइंग, स्पेसिफिक इंथैल्पी दिया हुआ है किलो जूल पर केजी में, तो यहाँ इनलेट कंडेंसर, आउटलेट कंडेंसर और एग्जिट ऑफ द इवापोरेटर दिया हुआ है, तो इसका हम एक साइकिल बना के ग्राफ देख लेंगे। तो अगर हम इसका टीएस ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से हम कंप्रेसर से कंप्रेस करेंगे, फिर इस तरीके से होता है। यहाँ पर इवापोरेटर है 1 2 3 एंड 4, तो 1 से 4 इवापोरेटर है, 2 से 3 कंडेंसर है, 1 से 2 कंप्रेसर है और 3 से 4 थ्रोटलिंग वाल्व है। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इस वजह से यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो फिर इनलेट ऑफ द कंडेंसर दिया हुआ है 283, मतलब इनलेट कंडेंसर 283 यहाँ दिया हुआ है। आउटलेट ऑफ द कंडेंसर 116 दिया है। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस आइसेंथैल्पिक होता है, तो अगर 3 पॉइंट का इंथैल्पी 116 है तो 4 का भी 116 होगा। और एग्जिट ऑफ द इवापोरेटर 232, तो यहाँ 232 है, तो हम यहाँ पर सीओपी निकाल लेंगे। सीओपी होता है रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट मतलब जो अपने को इफेक्ट मिल रहा है 232 से 116, रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। जितना वर्क डन हम कर रहे हैं कंप्रेसर में, तो 283 माइनस 232, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा 2.27। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, तो देखिए केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन में जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं तो उनका रिएक्शन के थ्रू हीट रिलीज करते हैं वो, तो ये हो जाएगा हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन दिया हुआ है, तो हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का जो चार्ट में जो ग्राफ बनता है, तो देखिए इधर साइड हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ऊपर जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा, नीचे जाएंगे तो डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ये जो ग्राफ है इधर, तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिखाता है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा। फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगन्स व्हेन द एयर इज कूल्ड एट द कांस्टेंट। तो देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, उसका एक हम यही पीवी डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए अगर ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो
अगर एयर का जो कोई एक नॉर्मल एयर है तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर उसी प्रेशर पर जहां से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, जैसे ये अगर एयर थी मॉइस्चर कंटेंट ली हुए सुपर हीटेड फेज में, तो इसी कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसका कम कम करते जाएंगे, तो कूल करते जाएंगे, तो यहाँ से जो वाटर वेपर रहेगा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और इस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% दिया हुआ है। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यहाँ जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से लाइन बनती है। तो ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन है। फिर ये सपोज करिए इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, तो अगर हम कहीं एक पॉइंट लेते हैं तो ये जो पॉइंट बताएगा ये बताएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर यहाँ से सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे हमको बताएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बताएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और यहाँ बीच में कहीं लाइन रहेगा ऐसा ऐसा, तो ये बताएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर और इंथैल्पी लाइन और स्पेसिफिक वॉल्यूम तीनों लाइन का ग्राफ, तीनों लाइन लगभग इसी तरह बनती हैं, स्लोप में थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन वेट बल्ब और इंथैल्पी का लगभग सेम ही स्लोप रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज। तो देखिए विंडो एयर कंडीशनर में हम लोग कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। अपने घरों में जो एसी यूज होता है, कूलर वगैरह में हम लोग इसका कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें जो डिवाइस रहता है तो वो hermetically सील्ड डिवाइस, तो ये वर्ड याद रखना है। फिर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तो 3.5 किलोवाट, इसको हम और बोल सकते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। तो 3.5 किलोवाट या कि 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल्स टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगला क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज। तो इफिशियंसी दिया हुआ है 0.75। तो देखिए अगर इफिशियंसी दिया है तो हम सीओपी सीधे निकाल सकते हैं हीट पंप का, सीओपी हीट पंप का निकल जाएगा। क्या होगा, इनवर्स टू द इफिशियंसी, तो इनवर्स टू द इफिशियंसी कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 25 चौका 100, 25 3 75, 4/3 और सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। तो इसको हम लगा देंगे यहाँ, तो ये रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1, तो इज इक्वल्स टू 1/3, तो 0.33। फिर द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड एयर एट विच द पर्सन वुड एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ कंफर्ट एज एक्सपीरियंस इन द अनसेचुरेटेड। तो अगर वो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में सेम फील कर रहा है तो उसको उस टेम्परेचर को बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। फिर अगला क्वेश्चन है इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर रिमेन्स द सेम बट इट्स डीबीटी इंक्रीजेस। तो देखिए इसका भी हम ग्राफ से देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। अभी हमने बात की कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कर्व ये वाला बताता है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर कांस्टेंट है मतलब कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये सेम ही है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। फिर इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव। तो गुड रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट अपने को ज्यादा दे। देखिए कुछ ऐसा है, तो यहाँ अपना रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट मिल रहा था, तो रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट ज्यादा दे, मतलब कोफिशिएंट लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेटर प्रेशर, तो इवोपरेटर प्रेशर में लेटेंट हीट ज़्यादा मिलेगा, तो इवोपरेटेड इफेक्ट रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जैसे कि कंडेंसर में ये क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट के पास ना पहुँचने पाए कंडेंसर प्रेशर, नहीं तो सीधे जो रेफ्रिजरेंट रहेगा अपना वो वेपर में बदल जाएगा और उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। फिर R12 इज प्रिफर्ड ओवर R22 इन द डीप फ्रीजर। देखिए R12 और R22 में डिफरेंस ये है कि R12 कम्प्लीटली मिसिबल है, कम्प्लीटली उसके साथ ऑयल, जो ऑयल वगैरह है तो इनके साथ मिक्स हो जाता है,
जबकि R22 नहीं मिक्स हो पाता, और यहाँ चोकिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से इट इज मिक्सबल विद द ऑयल ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। लो ग्रेड ऑफ फ्यूल, तो लो ग्रेड ऑफ फ्यूल मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू, लो हीट वैल्यू, तो लो ग्रेड हुआ उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूजेस एम्बिएंट एयर फॉर प्रोपल्सन। देखिए रॉकेट जेट में हम लोग एम्बिएंट एयर का यूज नहीं करते। ह्यूमिडिटी रेशियो बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर PA एंड द वेपर प्रेशर PV। देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है 0.622 PV अपॉन P माइनस PV, और P माइनस PV यहाँ दिया नहीं हुआ है पर PA दिया हुआ है। देखिए PV प्लस PA टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस वेपर इज इक्वल्स टू टोटल, तो PA इज इक्वल्स टू हो जाएगा PA माइनस एयर का हो जाएगा P टोटल माइनस PV, तो P माइनस PV हो जाएगा इज इक्वल्स टू PA, तो इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द एयर इज पास्ड ओवर द कूलिंग कॉइल्स देन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो देखिए एयर अगर हम पास कर रहे हैं कूलिंग कॉइल से, तो यहाँ कूलिंग कॉइल से पास हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगा, प्लस अगर देखिए कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो है वो लेस देन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो यहाँ होगा डीह्यूमिडिफिकेशन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एयर पासेस ओवर अ कूलिंग कॉइल देन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज, तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखिए इसमें यहाँ दिया नहीं है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो रहा है, लेकिन जनरली कूलिंग कॉइल का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एयर रेफ्रिजरेटर विद द कोफिशिएंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, तो देखिए VCRS एयर का रेफ्रिजरेशन COP VCRS से कम रहता है। और अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, इन एयर क्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टर्बाइन आउटलेटेड। तो देखिए एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हम देते हैं, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ रहता है, तो यहाँ जो टर्बाइन से जो एग्जिट करने के बाद टेम्परेचर उसका कम होता है, तो ये सीधे हम केबिन में ट्रांसफर कर देते हैं, यार केबिन में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां हमको रेफ्रिजरेटेड इफेक्ट मिलता है। मतलब जो प्रेशर जिस प्रेशर पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो केबिन प्रेशर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग। देखिए सेंसिबल हीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पहले ही बात की कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व इस तरीके से रहता है, तो 100% से कम हो रहा है, मतलब ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 80 होगा, ये 60 होगा। तो अगर सेंसिबल हीटिंग करेंगे ऐसा कुछ होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। फिर अगला क्वेश्चन है केल्विन प्लैंक डील्स विद, तो देखिए केल्विन प्लैंक डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू वर्क, तो ये सही ऑप्शन है। हम लोग क्या करते हैं कि हीट लेते हैं और इसको फिर हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। एक रिजर्वायर से हमने T1 से हीट लिया, यहाँ पे हमने वर्क इसको मिला, और फिर हमने T2 हीट रिजर्वायर दूसरे रिजर्वायर में जो हीट था रिजेक्शन था वो ट्रांसफर कर दिया, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो थर्मोडायनेमिक वर्क जो होता है P इंटू DV, P इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और DV एक्सटेंसिव, तो इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन हो जाएगा। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इन एन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, तो देखिए जहां कहीं भी स्टेडी फ्लो प्रोसेस की बात हो, मतलब ओपन चैनल की बात हो रही है, ओपन फ्लो की बात हो रही है। अगर क्लोज्ड फ्लो की बात हो, क्लोज्ड की बात हो, तो वहां होता है PdV, लेकिन अगर ओपन की बात हो तो वहां हो जाएगा -VdP, तो -VdP हो जाएगा। फिर देखिए और अगर हम लोग केवल कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, केवल कंप्रेसर वर्क कर रहा है अकेला यूनिट में, तो वहाँ ओपन चैनल फ्लो होता है, ओपन फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है। लेकिन अगर कहीं कंप्रेसर ऐसे यूनिट बीच में काम कर रहा है तो वो क्लोज्ड होता है, तो इस वजह से 23rd नंबर हो जाएगा। हीट इंजन इज सप्लाइड विद द 250 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ द हीट एट कॉन्स्टेंट फ्लूइड टेम्परेचर। एक टेम्परेचर सोर्स से हीट अपने को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 273, तो 27 3 2 500 केल्विन से हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं 250 किलो जूल। फिर एंड हीट इज रिजेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 300 केल्विन में। अपने को बताना है साइकिल रिवर्सिबल होगी तो dQ/T = 0 हो जाएगा, साइकिल रिवर्सिबल होगी तो
यही हम लगा देंगे यहाँ। तो डी क्यू अपॉन टी हीट ट्रांसफर हो रहा है, पहले हीट रिजेक्शन हो रहा है तो -250 अपॉन 500, और प्लस यहाँ हीट एडिशन हो रहा है 300 किलो केल्विन रिजर्वायर में, तो Q अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा और 50, तो 5 3 15 150, 150 किलो जूल पर सेकेंड। फिर द sequence of the processes that eventually returns the working substance to its original state is known as। तो देखिए अगर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है तो उसको थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल बाय थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर इज 0.8 एंड देन बाय सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो देखिए थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर से 0.8 है, सेपरेटिंग से 0.8 है, तो एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन बताना है तो 0.8 इंटू 0.8 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.64। सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ। तो देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे रहा है तो जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है, और अगर कहीं ऑप्शन दे रहा है जैसे ए बी सी दिया और डी बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी या कि बोथ ए एंड सी, तो यूपीएससी के एग्जाम को छोड़ दें, ईएससी का एग्जाम जो होता है उसको छोड़ दें, बाकी सारे एग्जाम से लगभग वो ऑप्शन सही रहता है। तो खैर इसमें तो ये हमने बता दिया 26 में जनरल इक्विलिब्रियम में ये सारे से डिफाइन होता है। फिर गैस एक्सपैंड्स फॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम इन ए क्लोज्ड वेसल, द मैक्सिमम वर्क विल बी डन व्हेन द प्रोसेस इज एट द कांस्टेंट। तो देखिए अगर जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो पीवी डायग्राम की एरिया होता है, तो पीवी डायग्राम में अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इस तरीके की लाइन बनती है, बाकी फिर लाइन ऐसे आगे होती चली जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके नीचे का एरिया रहेगा वो पूरा है, तो मैक्सिमम वर्क डन अपने को मिल रहा है या करना पड़ रहा है P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में। मैक्सिमम वर्क हम कर रहे हैं, मैक्सिमम वर्क अपने को मिल रहा है P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में। फिर जैसे कि ये पॉलीट्रॉपिक, फिर पहले आइसोथर्मल और फिर पॉलीट्रॉपिक, तो आइसोथर्मल और पॉलीट्रॉपिक से नीचे चले जाते जाएंगे तो वर्क डन अपने को कम मिलता जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन ज़्यादा मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज इनकरेक्ट। तो देखिए 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.187 किलो जूल होता है, तो वो क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, तो 1 अगर किलो कैलोरी लग रहा है तो 4.186 किलो जूल होना चाहिए। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे 1 किलो वाट आवर, तो वाट आवर को हम लोग चेंज करेंगे, वाट क्या हुआ जूल पर सेकेंड और आवर दिया है तो इसको हम सेकेंड में कर लेंगे तो 3600 सेकेंड, और किलो दिया है तो किलो में 10⁻³ मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये सही है। न्यूटन मीटर की यूनिट जूल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सही है। फिर 1 न्यूटन मीटर, देखिए इधर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.186 और 10⁻³ नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा तो 10⁻³, तो इतना जूल इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी, मतलब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू इतना किलो जूल, तो ये ऑप्शन सही है। और तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल एट ए फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो एट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो हमने आरसी फिक्स कर दिया और एडियाबेटिक इंडेक्स फिक्स है, तो डीजल स्टैंडर्ड साइकिल का जो इफिशिएंसी होता है 1 - 1 अपॉन R टू द पावर ऑफ गामा-1 इंटू रो सी टू द पावर ऑफ गामा-1 अपॉन रो सी -1 इंटू गामा, तो ये इफिशिएंसी का फार्मूला होता है। जैसे जैसे हम लोग कट ऑफ रेशियो बढ़ाते जाएंगे, सपोज करिए कट ऑफ रेशियो रो सी टू द पावर ऑफ गामा है, कट ऑफ रेशियो हम लोग बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा, पूरा टर्म इंक्रीज होगा तो 1 माइनस इंक्रीज टर्म करेंगे तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो थर्मल इफिशियंसी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हीट एडिशन कट ऑफ रेशियो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इन ए रैंकाइन साइकिल वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज गिवन बाई, तो वर्क आउटपुट टर्बाइन का हम कैसे देते हैं कि अगर हम उसका टीएस डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से होता है। यहाँ से फीड पंप से हमने वाटर को पंप किया, फिर बॉयलर से
कांस्टेंट प्रेशर में हमने हीट एडिशन दिया, फिर यहाँ से हमको वर्क डन मिला, तो इंथैल्पी का माइनस होता है। इसी बस में नहीं, सारे टर्म जो यहाँ रहते हैं, चाहे पंप हो, कंडेंसर हो, बॉयलर हो, हर जगह इंथैल्पी का सब्सट्रैक्शन ही होता है, डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग इन एक्सपेंशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ पीवी टू द पावर एंड वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट क्या होता है, देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब n कम से कम रहे। तो n कम से कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमरेटर कम होता जाएगा और इफिशियंसी जो वर्क डन है वो इंक्रीज होगा। तो n की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट। तो देखिए ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या बताता है कि अगर अपना प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगर इरिवर्सिबल है तो वहाँ पर अनअवेलेबल जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाएगा। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फ्रिक्शन वगैरह से लॉसेस ज़्यादा हो गए और हम अवेलेबल एनर्जी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, हम उसका यूजफुल वर्क नहीं निकाल पाए, तो अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि अनअवेलेबल एनर्जी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो अनअवेलेबल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि प्रोसेस वो रिवर्सिबल रहा होगा, तो इंक्रीज इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज। तो देखिए ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन RP टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है, मतलब कि अगर ब्रेटन साइकिल हो रहा है, तो देखिए RP टू द पावर ऑफ, RP मतलब प्रेशर रेशियो, टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 अपॉन V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। तो ये और ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो RC। इसकी इस इक्वेशन को हम यहाँ सीधे ला के रख देंगे, तो ये क्या इक्वेशन बना अपना, 1 माइनस 1 अपॉन RC टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। और ये टर्म बताता है इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो मतलब ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी ऑटो साइकिल के बराबर हो जाएगा सेम कंप्रेशन रेशियो में, तो इक्वल टू दैट ऑफ द ऑटो साइकिल। इफ द टेम्परेचर एट द टर्बाइन इनलेट इज केप्ट कांस्टेंट, द नेट आउटपुट ऑफ द सिंपल गैस टर्बाइन प्लांट वुड। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द टर्बाइन इनलेट इज केप्ट कांस्टेंट, द नेट आउटपुट ऑफ द सिंपल गैस टर्बाइन प्लांट वुड। तो देखिए यहाँ एक कैच है कि जो T मैक्सिमम था, मतलब जो टर्बाइन का इनलेट का टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट रखा है। तो जो प्रेशर रेशियो होता है वो प्रेशर रेशियो होता है T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम टू द पावर ऑफ गामा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1। तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए देखिए यहाँ पर अगर T मैक्सिमम उसने कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे मतलब T मिनिमम कम होगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू MCP अंडर रूट T मैक्सिमम माइनस अंडर रूट ऑफ T मिनिमम टू द होल स्क्वायर। तो देखिए मैक्सिमम कांस्टेंट है और प्रेशर रेशियो बढ़ा रहा है, तो मिनिमम हमेशा कम होगा, मतलब वर्क डन हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड द फ्रिक्शन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रेट लाइन द फ्लो शुड बी। तो देखिए लैमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर होता है 64 अपॉन फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। तो जो ये है लीनियर रिलेशनशिप है, तो लैमिनार फ्लो के लिए होगा। टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.064 अपॉन RE टू द पावर ऑफ 1/4 समथिंग होता है। तो एट ए पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो देखिए सेपरेशन पॉइंट में डेल E ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, या कि डेल P ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है। और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, तो डेल P ओवर डेल एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और डेल E ओवर डेल एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0.064 नहीं होता, 0.316 होता है, तो 0.316। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट फॉर। तो देखिए पोटेंशियल फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि इरोटेशनल फ्लो है, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इरोटेशनल फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो है, और इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ओनली। देखिए अगर जो अपना बाउंड्री लेयर बनता है यहाँ से, तो अंदर विस्कस फ्लो हो रहा है और ऊपर जो हो रहा है वो नॉन विस्कस है, इरोटेशनल फ्लो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फ्लो यही एग्जिस्ट करता है, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। तो इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ओनली।
अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीजन फॉर द यूज इन द बैरोमीटर्स। तो देखिए इसका वेरी लो वेपर प्रेशर। क्या होता है कि जैसे कि हम मरकरी लगा करके हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मरकरी रख दिया है। अगर मरकरी का जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर मरकरी का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर लगाने लगेगा, तो जो रीडिंग रहेगी वो फ्लक्चुएट होने लगेगी खुद के वेपर प्रेशर के कारण, जबकि हमको रीडिंग लेनी है जहाँ जो यहाँ प्रेशर रहेगा। तो इस वजह से लो वेपर प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इन द केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप्स कैविटेशन इज कॉज्ड बाई। तो देखिए कैविटेशन क्या होता है, P माइनस PV अपॉन ρg। अगर जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के पास पहुंच जाएगा तब यहाँ से कैविटेशन स्टार्ट होता है। तो लो वेपर प्रेशर बिलो ए लिमिट, लो प्रेशर बिलो ए लिमिट। फिर स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, देखिए स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन। स्ट्रीम फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू वी और डेल साई ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू यू। तो ये हुआ स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन अगर लाप्लास फॉलो कर रहा है, मतलब हम इसको लाप्लास फॉलो करवा देते हैं। तो एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू और इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल एक्स। और इसको डेल वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो माइनस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल वाई। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ही लॉप्लास फॉलो होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू इज इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स और माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। देखिए ये आप लोगों को देखने से ही लग रहा होगा ये रोटेशनल का टर्म है। अगर ये लाप्लास फॉलो करेगा मतलब इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये रोटेशनल वाला जो टर्म है जीरो हो गया, मतलब इरोटेशनल हो गया फ्लो। तो अगर स्ट्रीम फंक्शन फॉलो करता है लाप्लास तो इरोटेशनल फ्लो होगा। तो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन, तो यहाँ रोटेशनल नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब कौन सा बचता है, इट डिफाइंड फॉर द स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो यहाँ पर आपको कहीं रो नहीं दिख रहा है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए रहता है, तो स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर द फ्लो टू अकर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए पाइपलाइन द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन दिस पॉइंट शुड बी मोर देन। तो देखिए यहाँ जैसे कि पाइप में फ्लो होता है तो वहाँ हम प्रेशर हेड लेते हैं, स्टैटिक हेड लेते हैं और डायनेमिक हेड लेते हैं। स्टैटिक हेड और डायनेमिक हेड जिसमें कि हम कवर करते हैं P अपॉन रो जी प्लस एच और V स्क्वायर अपॉन 2G। तो देखिए ये उसका वेलोसिटी कारण हुआ और ये एलिवेशन में और ये प्रेशर में। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ जो तीन और है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन, तीनों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्योंकि वो बहुत कम रहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए कर्व्ड पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टेक्ट। तो देखिए अगर बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स कोई नहीं लगा रहे हैं, तो वो फ्लूइड वोर्टेक्स होता है। इन फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स ट्रांजिशन फ्रॉम द लेमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखिए लेमिनार टू टर्बुलेंट 2000 से कम है अगर रेनॉल्ड नंबर तो वो लेमिनार है, और 4000 से अगर ज़्यादा है रेनॉल्ड नंबर तो वो टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है जो कि है रो वी डी बाई म्यू। तो इसमें लेंथ कहीं नहीं है, मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है इन द रीजन ऑफ द बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट सरफेस वेयर द वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो द विस्कस फोर्स इज। तो देखिए यहाँ पर विस्कस फोर्स ज़्यादा रहता है इनर्शिया फोर्स से, तभी बाउंड्री लेयर यहाँ बनता है, और इन अंदर के रीजन में जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी का इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से यहाँ बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है। तो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इनर्शिया फोर्सेस। तो और यहाँ वेलोसिटी जीरो की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो यहाँ पर होता है इस पॉइंट पर, और इसके ऊपर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी रहती है, मतलब ग्रेडियंट जीरो रहता है। तो इस वजह से ग्रेडियंट यहाँ जीरो नहीं है अंदर, और यहाँ विस्कस फोर्स ज़्यादा है इनर्शिया फोर्स से। मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर, देखिए वाटर हैमर डिपेंड करता है सडन वाल्व ओपन और सडन वाल्व क्लोज हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है सडन वाल्व ओपन है कि क्लोज है। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस पे, ये डिपेंड करेगा टाइम पर, ये डिपेंड करेगा लेंथ पर,
तो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लेजिबल। तो देखिए 1 पर सोनिक वेलोसिटी होती है और कंप्रेसिबल इफेक्ट रहता है। कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट 0.2 से मैक नंबर अगर कम है 0.2 से तो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट निग्लेजिबल रहता है। तो ए पॉइंट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अ बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी व्हेन। तो देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी कब बोलते हैं उसको, तो जब सरफेस ऑफ द बॉडी इज कंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइन। फिर अगला क्वेश्चन है मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ। तो देखिए मैक नंबर इनर्शिया फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्सेस, इसको बोलते हैं मैक नंबर। और इनर्शिया फोर्सेस टू द ग्रेविटी फोर्सेस, इसको बोलते हैं फ्राउडी नंबर। इनर्शिया फोर्सेस टू द सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं वेबर नंबर। इनर्शिया फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्स, इसको बोलते हैं मैक नंबर। और विस्कस फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये नहीं होगा। फॉर ए लैमिनार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी इन द बाउंड्री लेयर फॉर द फ्लैट सरफेस द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो देखिए अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर का किस तरीके का ग्राफ बनेगा, जैसे कि u इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू y अपॉन डेल्टा। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, ठीक ना। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी होता है, मतलब y अपॉन डेल्टा टू द dy, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से डेल्टा, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मिलेगा। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं इंटीग्रेट करके, तो y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा, तो y इक्वल्स टू डेल्टा रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा बाई 2। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, और इसका नॉर्मल थिकनेस से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल थिकनेस डेल्टा, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इन द केस ऑफ द लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड टू द एनर्जी वैल्यूड ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ दो तरीके से होता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और एक होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो देखिए करेक्शन फैक्टर में सीधे याद करने के लिए 2, 1.33 और 1.2, तो ये दोनों लैमिनार के लिए, तो ये हो जाएगा लैमिनार फॉर एनर्जी करेक्शन फैक्टर लैमिनार के लिए 2 हो जाएगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लैमिनार के लिए 1.3 हो जाएगा। टर्बुलेंट में जाएंगे तो यही हम फिर कर देंगे, तो एनर्जी फैक्टर हो जाएगा टर्बुलेंट के लिए 1.33 और मोमेंटम फैक्टर हो जाएगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टर्बुलेंट के लिए 1.2। तो ये 3 वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो ये सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, और करेक्शन फैक्टर निकालते कैसे, जैसे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है तो उसका टोटल मोमेंटम अपॉन एवरेज, तो इसी तरह एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी अपॉन एवरेज, तो इस तरीके से करेक्शन फैक्टर निकलता है। लैमिनार के लिए एनर्जी फैक्टर हो जाएगा 2 और मोमेंटम हो जाएगा 1.33। यहाँ किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की, तो 2 हो जाएगा। सोनिक वेलोसिटी विल हैव अ लो वैल्यू इन द मीडियम हैविंग। तो देखिए इसमें मैक नंबर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है, तो v अपॉन सी, तो वेलोसिटी ऑफ दैट जो फ्लो कर रहा है उसका, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो देखिए इसका हम फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू √k अपॉन रो। तो k बल्क मॉडुलस है, ये इन्वर्स होता है टू द कंप्रेसिबिलिटी के, तो ये कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स होगा, मतलब ये 1/बीटा होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू लो वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू लो कब होगी, मतलब ये अपने को लो रखना है, मतलब बीटा अपने को हाई रखना है, तो हाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसका एयर के लिए एक और फार्मूला होता है √γ/RT अपॉन m, √γ/RT अपॉन m। m है मॉलिक्यूलर मास, गामा पता है 1.4, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर। सो इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं एन आइजेंट्रोपिक फ्लो इन विच, तो आइजेंट्रोपिक रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक है तो उसको आइजेंट्रोपिक बोलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एनएलसी में इस बार। फिर द साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर स्पेसिफाइड बाय, तो वेंचुरीमीटर का साइज स्पेसिफाई करते हैं पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर। यहाँ देखिए एंगल पूछ लेता है, तो कन्वर्जेंट में एंगल हो जाएगा लगभग 22 डिग्री और डाइवर्जेंट का एंगल होता है 7 to 8 डिग्री। तो डाइवर्जेंट सेक्शन बड़ा रहता है एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट सेक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
हमको फ्लो सेपरेशन का खतरा रहता है इस एग्जिट में, तो इस वजह से हम एंगल भी कम रखते हैं, और जब एंगल हमने कम रखा तो उसका सेक्शन बढ़ाना पड़ता है। इन ए फ्लो एट द स्टेग्नेशन पॉइंट, तो स्टेग्नेशन पॉइंट क्या किसको बोलते हैं? जब हम टोटली वेलोसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वेलोसिटी को प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि पानी यहाँ पर फ्लो हो रहा है और एकाएक हमने आगे स्टॉप कर दिया, तो जो इसकी वेलोसिटी थी तो वो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टेग्नेशन कंडीशन। स्टेग्नेशन कंडीशन, तो वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर हेड, डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो टू फोर्सेस, मेन इंपॉर्टेंट फोर्सेस बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम रेनॉल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं सारी चीजें कि लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, तो जो मेन फोर्सेस हैं तो वो इनर्शिया एंड विस्कस, तो इनर्शिया एंड विस्कस फोर्सेस। ए हाई वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी रिप्रेजेंट, तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है के अपॉन रो सी। हाई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब के की वैल्यू ज्यादा है और रो सी की वैल्यू कम है, मतलब हीट वो कंटेन कम कर पा रहा है और उसका जो कंडक्शन है वो ज्यादा है, तो लेस स्टोरेज एंड मोर कंडक्शन ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन ऑन ए पाइप एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू। तो देखिए अगर हम एक ग्राफ को ध्यान रखते हैं कि आर ओ यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू है और यहाँ हीट ट्रांसफर है, तो ये कुछ ऐसा तरीके का ग्राफ बनता है जहां पर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है उसको आर क्रिटिकल बोलते हैं। तो क्रिटिकल से आगे हम लोग जाएंगे तो हीट ट्रांसफर कम होगा, तो हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीसेस अगर हम क्रिटिकल से ज़्यादा उसकी थिकनेस रखते हैं तो। फिर फॉर ए फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर ए हीटेड प्लेट, तो विस्कोसिटी दिया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी दिया है इतना, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है इतना, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस मतलब डेल्टा दिया है 1 मीटर और डेल्टा टी अपने को निकालना है। तो देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्रेंटल टू द पावर ऑफ 1/3 होता है, और प्रेंटल की वैल्यू होती है म्यू सी पी बाई के। म्यू की वैल्यू है 0.001 और सीपी दिया है 1000 तो 10 टू पावर 3, और के की वैल्यू दिया है 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1, मतलब 1 टू द पावर ऑफ 1/3 मतलब 1, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। तो डेल्टा की वैल्यू 1 mm है तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 mm होगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस, तो देखिए फिन इफेक्टिवनेस अगर अपने को बढ़ाना है मतलब कि सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा कब मिलेगी? जब थिन रहेगा और क्लोज्ड स्पेस्ड रहेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले ही अपने सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज में, तो फिर से वही दोहराने कोई मतलब है नहीं, तो इस वजह से डिटेल में नहीं जा रहा है कि थिन और क्लोज स्पेस होगा तो ही क्यों ज़्यादा होगा। इतना ध्यान रखें कि सरफेस एरिया अपने को ज़्यादा चाहिए फिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसकी वजह से अगर थिन रखेंगे और क्लोजली स्पेस्ड करेंगे तो ज़्यादा हम लोग फिन यूज़ करेंगे, तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा और हीट ट्रांसफर इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन है इन ए कंडेंसर ऑफ ए पावर प्लांट द स्टीम कंडेंसर एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस कूलिंग वाटर इतना एंड लीव्स इतना। देखिए कंडेंसर है, अगर कंडेंसर है या इवोपरेटर है तो इन केसेस में आप पैरेलल रखिए कि काउंटर फ्लो कराइए, कोई मतलब नहीं निकलता उसका, क्योंकि कंडेंसिंग इवोपरेटिंग में एक प्लेन लाइन बनती है एक टेम्परेचर के लिए। तो 60 डिग्री पर ये था, यहाँ पर कंडेंस हो रहा है, और जो कूलिंग वाटर था वो 30 पे इनलेट था और 45 पे एग्जिट था। तो 30 पे इनलेट था, 45 पे एग्जिट था, तो यहाँ जो डेल्टा बना वो 15 बना और यहाँ जो डेल्टा था वो 30 बना। तो LMTD हम निकाल लेंगे, क्या होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, तो 30 माइनस 15 अपॉन ln ऑफ डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, तो मतलब 15 अपॉन ln 2, तो 15 अपॉन 0.69, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 21.6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड डिक्रीजेस व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इंक्रीजेस द इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉलोइंग। तो देखिए ये जो ग्राफ यहाँ बनता है तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर जो ये टेम्परेचर जो जिस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है और जिससे इंक्रीज हो रहा है, दोनों फ्लूइड को पैरेलल फ्लो कराते हैं, ये काउंटर फ्लो कराएंगे तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए अगर जितना मॉलिक्यूल दूर दूर है उतना ही उनमें हीट ट्रांसफर जो होगा, कंडक्शन होगा वो कम होगा और इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एयर के केस में ये कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। फिर लंप्ड पैरामीटर एनालिसिस, तो देखिए लंप्ड एनालिसिस हम लोग कब करते हैं, तो लंप्ड एनालिसिस में
जब बायोट नंबर हो जाएगा लेस देन 1.1, लेस देन 0.1 रहेगा तो हम लोग लंप्ड एनालिसिस करेंगे। बायोट नंबर अगर 1 होता तो हेजलर चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि हेजलर चार्ट इज यूज्ड व्हेन, तो बायोट नंबर इज 1। यहाँ पर लंप्ड एनालिसिस की बात कर रहा है, मतलब बायोट नंबर लेस देन 1 है। देखिए बायोट नंबर होता है HL/K। HL/K मतलब कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है L/K और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होता है 1/HA। देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है, मतलब ये है कि कंडक्शन रेजिस्टेंस बायोट नंबर लेस देन 0.1 है, मतलब कम है, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम है। मतलब कोई अगर अपनी एक बॉडी थी तो यहाँ इंटरनल में उसका जो रेजिस्टेंस था कंडक्शन का बहुत कम है, मतलब लगभग सेम टेम्परेचर हर जगह है। तो इस कंडीशन में हम लोग लंप्ड एनालिसिस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉर्क इज ए गोल्ड थर्मल इंसुलेटर बिकॉज ऑफ। तो देखिए ये पोरस रहता है। अनस्टेडी स्टेट ऑफ हीट फ्लो अकर्स इन, तो अनस्टेडी स्टेट अनेलिंग ऑफ द कास्टिंग। यहाँ पर हर जगह मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती हैं चीजें, टाइम के हिसाब से, तो अनेलिंग ऑफ कास्टिंग। और वैसे भी जो अनिलिंग वगैरह होते हैं तो इनका हम TTT कर्व देखते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टाइम के हिसाब से सारी चीजें बदल रही हो, तो इस वजह से ये अनस्टेडी स्टेट रहेगा। फिर है द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज जनरली मेजर्ड बाय, तो यहाँ टेम्परेचर 2000-3000 रहता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड, अब यही अगर टेम्परेचर होता 600 डिग्री सेल्सियस या कि 800 डिग्री सेल्सियस तो इसको हम थर्मोकपल से मेजर कर सकते हैं। फिर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, तो देखिए अगर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर करवाना है मतलब कि टेम्परेचर लगभग 2000, 1000, 1500 ऐसा रहना चाहिए, तो ये टेम्परेचर हम लोग मिलता है बॉयलर फर्नेस में। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम रहती है 4 डिग्री सेल्सियस में। देखिए वाटर के केस में थोड़ा अलग है, एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, तो सारी चीजें अगर फ्रीजिंग करते हैं तो कंट्रैक्ट होती हैं, लेकिन ये एक्सपैंड होता है, तो इसी वजह से एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन एक्सपेंशन, मतलब अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि अगर अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस पास आइस था, उसका जो वॉल्यूम V था, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते जो वॉल्यूम अपने को मिलता जाएगा वो वॉल्यूम कम रहेगा जो आइस का वॉल्यूम था। तो इस वजह से अपने को डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम हो रहा है जैसे जैसे पिघल रहा है, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी कब 4 डिग्री सेल्सियस तक। विच नॉन मेटालिक बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इमिसिविटी, देखिए इमिसिविटी मैक्सिमम होता है ब्लैक बॉडी का, और जो आइस है उसका इमिसिविटी होता है 0.98 समथिंग, मतलब अप्रोक्स टू द 1, तो इस वजह से आइस एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसका इमिसिविटी हाईएस्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन इन ए पाइप एट द क्रिटिकल रेडियस इज, तो देखिए यहां पर थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि हमने एक ग्राफ पे पहले ही बात कर ली है कि जो क्रिटिकल रेडियस रहेगा यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम रहेगा। देखिए इसका अगर हम रेजिस्टेंस से देखें तो अगर हम इंसुलेशन ऐड कर रहे हैं तो एक तो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा और एक कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक सर्कुलर शेप सिलेंडर के लिए तो कंडक्शन रेजिस्टेंस हो जाएगा ln R2/R1/2πLK, और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/H नोड और A नोड हो जाएगा 2πR नोड। तो ये हुआ टोटल। अब देखिए अगर हम पहले इंसुलेशन ऐड कर रहे हैं, यहां से हम थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, तो अगर हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो R2 की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस जो रहेगा वो बढ़ेगा, और यहाँ पर RO की वैल्यू कम होगी, मतलब अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, RO की वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल कम होगा, मतलब जो ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जो ये कंडक्शन रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा था वो कम बढ़ता है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। इस वजह से यहाँ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता जाता है, और ये कब तक होता है, जब तक जो दोनों का हीट मतलब रेजिस्टेंस है सेम नहीं हो जाता, तो तब तक ये मैक्सिमम होता है हीट ट्रांसफर। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक लिमिट के बाद
आर ओ की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो जो कंडक्शन रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ आर ओ की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो इसके कंपैरिजन में, कंडक्शन रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कन्वेक्शन जो रेजिस्टेंस था वो कम कम ही कम होता है। तो दोनों को हम मिलाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस वजह से फिर एक लिमिट के बाद हीट ट्रांसफर, क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है तो एक लिमिट के बाद हमको हीट ट्रांसफर कम होने लगता है। तो ये जो कंडीशन होती है क्रिटिकल वाली, ये क्रिटिकल कंडीशन बताती है कि जो रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, मतलब इक्वल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो इक्वल हीट ट्रांसफर होगा और जो टोटल हीट ट्रांसफर रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस इन ए फिन। तो इफेक्टिवनेस का हम सीधे फार्मूला से देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या होता है कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो कि है √HP/KA T नोड माइनस T इन्फिनिटी tan H ऑफ ml, और अपॉन में बिना फिन के अगर हीट ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू H इंटू डेल्टा T नोड माइनस T इन्फिनिटी। तो देखिए अगर हम इतना बस सॉल्व कर लें, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √P/K/HA। तो अगर हम H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इफेक्टिवनेस कम होगी। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ पिन डिक्रीजेस, तो हीट ट्रांसफर अगर डिक्रीज करें तो इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा, तो इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। सो फाइनली आगे चलते हैं, द क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन फॉर द स्पेयर। तो स्पेयर के केस में 2K/H, और यही अगर सिलेंडर होता तो K/H। फिर इन द सिलेंडर अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन विद द यूनिफॉर्म हीट जनरेशन टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द हाफ ऑफ द रेडियस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, सिलेंडर के केस में होता है T-T एट द आउटर सरफेस इज इक्वल्स टू QG/R²/4K। तो ये सिलेंडर के केस में होता है। स्पेयर के केस में यही चीज 4 की जगह 6 हो जाती है। तो अभी सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो ΔT/ΔR इज इक्वल्स टू 2QGR/4K। तो ये ग्रेडियंट हो गया। अब ये अगर हम सेंटर की बात कर रहा है, और इसमें देखिए अगर सेंटर की बात करेगा तो R इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे, लेकिन यहाँ सेंटर पूछ नहीं रहा, यहाँ सरफेस पूछ रहा है, तो सरफेस में R इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा, तो ΔT/ΔR इज इक्वल्स टू QGR/2K। तो ये सेंटर सरफेस पे हो गया। अब पूछ रहा है R एट द हाफ ऑफ द रेडियस, तो एट ये R था, तो ΔT/ΔR एट R/2, मतलब हाफ ऑफ द रेडियस R/2, तो R इज इक्वल्स टू R/2 हम लोग यहाँ रख देंगे, तो QGR/4K, मतलब ये कितना हुआ, हाफ हो गया पहले का, तो 1/2 एट दैट ऑफ द सरफेस, तो सरफेस का जस्ट हाफ हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्विक रिस्पांस ऑफ ए थर्मोकपल। तो देखिए थर्मोकपल में जो इक्वेशन बनता है अपना रिस्पांस का, तो टेम्परेचर और टाइम इन सब के रिलेशन से बनता है, जो कि होता है T-T इन्फिनिटी अपॉन T नोट माइनस T इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू e⁻⁻HAT अपॉन ρCV। देखिए यार जिस टेम्परेचर पे अपने को निकालना है, जैसे कि अगर पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 10, फिर हमने जो अपना बॉडी था वो उसमें डाल दिया 20 डिग्री में, तो अगर हमने को निकालना है कि 5 सेकंड बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो वो टेम्परेचर बताएगा T। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा होगा ये टाइम वाला फंक्शन, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं HAT अपॉन ρCV। तो टाइम प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ρCV अपॉन HA। मतलब कि H की वैल्यू, टाइम देखिए यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब टाइम कम लगना चाहिए रिस्पॉन्स में, तो टाइम कब लगेगा, जब H की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और ρCV इन सब की वैल्यू कम रहेगी। तो देखिए वायर डायमीटर शुड बी लार्ज, V अपॉन A, ये कुछ फंक्शन बनेगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया कुछ फंक्शन बनेगा डाया का, तो अगर डाया ज़्यादा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये नहीं होगा। फिर हीट ट्रांसफर एरिया ज़्यादा होगा, तो देखिए हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो T की वैल्यू कम होगी, मतलब B ऑप्शन होगा। फिर स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई, तो हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, हमने पहले ही बात की। अगला है नसल्ट नंबर 390 दिया है, रेनॉल्ड नंबर 39, प्रेंटल नंबर 20, स्टैंटन नंबर निकालना है। तो स्टैंटन नंबर होता है H अपॉन ρCV। इसको हम फोर्स्ड कन्वेक्शन में यूज करते हैं, और इसको हम और लिख सकते हैं नसल्ट अपॉन रेनॉल्ड इनटू प्रेंटल।
तो नस्ल दिया हुआ है 390, रिनॉल्ड नंबर 39 इंटू पेरेंटल 20, तो मतलब ये 10 हो जाएगा और 10 टू या 21/2 मतलब 0.5। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड सरफेस इज इक्वल्स टू इतना एमिसिव पावर निकालना है। तो देखिए एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 14 केल्विन। तो पहले था 500 केल्विन और फिर 727 मतलब 1000 केल्विन। तो देखिए इसको E2 बोल रहा है, तो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 1000 टू द पावर ऑफ 4 अपॉन सिग्मा इंटू 500 टू द पावर ऑफ 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 16। अगला है ओपेक बॉडी सम ऑफ द एब्जॉर्बिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। देखिए ओपेक बॉडी में क्या होता है कि ओपेक बॉडी ट्रांसमिट कुछ नहीं करती है, मतलब यहाँ अगर रे पड़ रही है रिफ्लेक्ट तो ये रिफ्लेक्ट होगा एब्जॉर्ब होगा लेकिन ट्रांसमिट कुछ नहीं होगा, तो ट्रांसमिटिविटी 0 हो गया। और एक इक्वेशन होता है कि एब्जॉर्बिटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल्स टू 1, तो जब ये 0 हो गया तो एब्जॉर्बिटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगला है इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल विल अप्रोच टू ऑटो साइकिल। तो देखिए डीजल साइकिल की हम इफिशियंसी की पहले ही बात कर चुके हैं, 1 - 1 अपॉन आर टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 रोसी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन रोसी माइनस 1। रोसी है कट ऑफ रेशियो, तो रोसी माइनस 1 और इंटू गामा, तो ये होता है। अब यहाँ पर अगर रोसी की वैल्यू हम लोग 0 करते जाएंगे तो जब रिड्यूस टू 0 हो जाएगा तो ये अप्रोच करेगा ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी का अप्रोच करेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर ए गैस टर्बाइन साइकिल विथ हीट एक्सचेंजर एंड रीहीटिंग वैल्यू इम्प्रूव्स। तो देखिए जहाँ का भी हीट एक्सचेंजर है मतलब रीजनरेशन जैसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, और ध्यान रखिए कि अगर रीजनरेशन कहीं लिखा हुआ है तो हमेशा वहाँ इफिशियंसी इंक्रीज होगा। रीहीटिंग में वर्क डन हमेशा इंक्रीज होता है, तो दोनों प्रोसेस को देख लेते हैं, बोथ थर्मल इफिशियंसी एंड द स्पेसिफिक आउटपुट इंक्रीजेस, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है आइडियल इफिशियंसी ऑफ ए सिंपल गैस टर्बाइन। तो देखिए सिंपल गैस टर्बाइन की अगर आइडियल अपने को इफिशियंसी निकालनी है, ये केवल डिपेंड करता है प्रेशर रेशियो में, जो कि होता है 1 - 1 अपॉन आरपी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये आरपी प्रेशर रेशियो है, तो केवल प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है द एरिया इन द पीवी डायग्राम फॉर ए कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स। तो ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्क डन होता है फॉर ए गिवन सेट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ ए रैंकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर्स। तो देखिए जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर कहीं रीजनरेशन हो रहा है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी वहीं होगा, और रैंकाइन साइकिल अगर आइडियल रीजनरेशन हो रहा है वहाँ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ कार्नोट। तो कार्नोट साइकिल की तरह काम करने लगता है अगर आइडियल रीजनरेशन होता है। आइडियल रीजनरेशन में होता क्या है कि स्टीम से हम कुछ हीट निकाल लेते हैं, कुछ स्टीम निकाल लेते हैं टरबाइन के बीच से, और उस स्टीम को हम यूज़ करते हैं फीड वाटर को हीट करने में। तो जो अपना बॉयलर हीट एडिशन कर रहा था तो बॉयलर को हीट एडिशन कम करना पड़ता है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द सन। तो देखिए सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अभी पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिएक्टर्स काम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे कोई रिएक्टर नहीं बना क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैज ए वेवलेंथ। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का वेवलेंथ 0.380 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर। फिर सोलर थर्मल कलेक्टर। तो सोलर थर्मल कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में और डिलीवर करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। फिर आगे डिवाइसेस हम लगाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल इज बेसिकली, तो सोलर सेल क्या है, सोलर सेल एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये सही है। कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्स ऑफ रेडिएशन, तो ये भी सही ऑप्शन है, तो 86 का ए हो जाएगा। फिर अ वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन द एमएचडी सिस्टम कपल्ड विद द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो देखिए इसका हम पावर प्लांट में बात कर चुके हैं अच्छे से, तो इसका हो जाएगा लिक्विड मेटल इनर्ट गैस फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए अगर मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर रहा है तो वहाँ डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ईटा डीजल, फिर ग्रेटर देन ईटा डुअल और ग्रेटर देन ईटा ऑटो। लेकिन अगर यही कंप्रेशन रेशियो की बात होता तो ईटा ऑटो ग्रेटर देन ईटा डुअल ग्रेटर देन ईटा डीजल, मतलब कि अगर कंप्रेशन रेशियो की कहीं बात होगी तो ऑटो हो जाएगा, बाकी मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरीके की बात होगी तो डीजल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर रहा है तो डीजल इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द ऑटो।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग एमिशन ऑफ एन आईसी इंजन। तो यहाँ फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहा है। फोटोकेमिकल स्मोक एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी क्या होता है, जो प्राइमरी से मिलके बनते हैं। यहाँ कौन कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक में कंट्रीब्यूट करता है, तो CO है, फिर NO2 होता है, फिर पैन होता है, और प्लस सनलाइट है, और प्लस यहाँ पर ऑर्गेनिक गैसेस वगैरह भी रहती हैं, तो रिएक्टिव ऑर्गेनिक गैस रहती हैं। तो टोटल पार्टिकुलेट हो जाएगा और NOx हो जाएगा, मतलब 3 और 4। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉक इन द एसआई इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाई। तो देखिए, एसआई इंजन में जो नॉकिंग होता है वो जो इनलेट टेम्परेचर है, मतलब कंप्रेशन के बाद का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम लोग कम कर रखना चाहते हैं। तो अगर कम रखेंगे तो जो नॉकिंग टेंडेंसी रहेगी वो कम रहेगी। नॉकिंग टेंडेंसी कम करने के लिए हमको टेम्परेचर जो रहेगा वो कम रखना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेशन रेशियो को हम कम कर देंगे, सुपर चार्जिंग नहीं करेंगे, और स्पीड जो रहेगा स्पीड इंक्रीज कर देंगे। स्पीड इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो फ्लेम प्रोपोगेट हो रहा था तो फ्लेम जल्दी से प्रोपोगेट हो जाएगा और नॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। तो देखिए, यहाँ नॉकिंग होती कैसी है उसका थोड़ा सा डिटेल कर ले तो समझ में आ जाएगा। नॉकिंग देखिए सिलेंडर में अपना था, तो यहाँ जैसे हमने स्पार्क दिया तो एक फ्लेम इधर से प्रोपोगेट होता जा रहा है, लेकिन जो चार्ज एट द एंड था तो उसका टेम्परेचर रीच कर जाएगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के, तो एक फ्लेम इधर से भी आने लगेगी। और दोनों फ्लेम जब टकराती हैं तो जो साउंड निकलता है, जो अनबैलेंसिंग होती है या कि डिफरेंट तरीके के लॉसेस होते हैं, तो उसी सबको हम बोलते हैं नॉकिंग। तो अगर हम ऐसा करें कि जो ये यहाँ का जो टेम्परेचर था सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंचे, तो नॉकिंग यहाँ से फ्लेम प्रोपोगेट नहीं होगी और नॉकिंग नहीं होगा। तो इसी टेम्परेचर को कम करना है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर कम करना। ऐसा करो कि टेम्परेचर कम हो जाए, तो कंप्रेशन रेशियो कम कर देंगे, सुपर चार्जिंग नहीं करेंगे, स्पीड ज़्यादा कर देंगे, तो ये फ्लेम जो बढ़ रही थी प्रोपोगेट हो रही थी जल्दी से प्रोपोगेट हो जाएगी और यहाँ फ्लेम फ्रंट बनने से पहले। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ इंजन इंक्रीज कर देंगे और लॉन्ग रिटार्डिंग द स्पार्क। तो 2 और 4, तो इसका हो जाएगा 2 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर क्वालिटी कोल। तो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है एंथ्रेसाइट, फिर ब्यूटिमिनस, फिर लिग्नाइट, पीट, और फिर कोक। तो यहाँ एंथ्रेसाइट दिया नहीं है तो ब्यूटिमिनस कोल। अगला क्वेश्चन है, अ कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द पावर स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंडस्ट्रियल में हम काफी अच्छे से बात कर चुके हैं, सॉरी पावर प्लांट में, तो इसको बोलते हैं लोड कर्व। द कैपेसिटी ऑफ द जनरेटर्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन द सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो इसका कैपेसिटी रहता है जनरेटर का 500 मेगावाट। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन द सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। तो देखिए, फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में लगभग एटोमाइजेशन करते हैं उसमें सॉलिड फ्यूल का, तो 200 से 300 बार तक रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन साइकिल विथ आइडियल रिजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लेस देन वर्क रेशियो रहेगा, क्योंकि वर्क रेशियो होता है डब्ल्यू नेट वर्क अपॉन और पॉजिटिव वर्क, मतलब टरबाइन वर्क नेटवर्क अपॉन टरबाइन वर्क, तो ये होता है वर्क रेशियो। और जो इफिशियंसी रहेगा रिजेनरेटिव का वो लेस देन रहेगा वर्क रेशियो, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डायग्राम इफिशियंसी इज हाईएस्ट फॉर द सिंपल इम्पल्स टरबाइन स्टेज हैविंग द। तो देखिए, डायग्राम इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा, जब V अपॉन यू हो जाएगा कॉस, सॉरी U अपॉन V हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2K। तो हैविंग द स्मूथ एंड सिमेट्रिकल वेट व्हेन द ब्लेड स्टीम स्पीड कैन बी गिवन एस, तो U अपॉन V इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई 2। इसको मैं एक तरीके से और याद रख सकते हैं, जैसे कि हम इम्पल्स वाटर टरबाइन के लिए देखते हैं तो क्या होता है, U अपॉन V इक्वल्स टू होता है 1/2। तो सेम टू सेम वही चीज़ है, बस यहाँ कॉस अल्फा का फैक्टर ऐड हो गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर और इम्पल्स टरबाइन में जो इफिशियंसी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा,
और यही अगर रिएक्शन टरबाइन होता तो रिएक्शन स्टीम टरबाइन में इफिशियंसी होती है 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + cos स्क्वायर अल्फा। तो ये रिएक्शन टरबाइन के लिए होता है। फिर आगे चलते हैं, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो इन द केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन इन कंप्रेसर्स। तो देखिए, अगर इफिशियंसी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है एटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल्स टू 1 + c - c इंटू P2 अपॉन P1 टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n एक्सपेंशन। तो अगर प्रेशर रेशियो आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज करोगे तो ये टर्म इंक्रीज होगा, और माइनस करना है मतलब ज़्यादा टर्म माइनस हो जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी। और C होता है VC अपॉन VS, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम। फिर द कंप्रेशन वर्क रिक्वायरमेंट इज मिनिमम इन द केस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस। तो देखिए, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो मिनिमम वर्क लगेगा आइसोथर्मल में। इसी तरह अगर हम कंप्रेसर का कोई इफिशियंसी निकालते हैं तो हम एक्चुअल टू द, अगर आइसोथर्मल इफिशियंसी हम निकाल रहे हैं कंप्रेसर का, तो जो वर्क डन एक्चुअल कर रहा है कंप्रेसर टू द आइसोथर्मल, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और इस केस में मिनिमम वर्क अपने को लगेगा जब आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हम लोग करेंगे। फिर अगला है, इफ द मास ऑफ द मॉइस्ट एयर इन द एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर देन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। देखिए, मास ऑफ मॉइस्ट एयर इन एयर टाइट वेसल, तो एयर टाइट वेसल में हम मास ऑफ हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर, तो देखिए इसका हम फिर वही ग्राफ से जाएंगे। इसको आप अगर हीट कर रहे हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस, डी ऑप्शन। तो टोटल क्वेश्चन हो गए अपने। थैंक यू सो मच।